नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय द्वारा MA उत्तरार्ध संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के पंचम प्रश्न पत्र में वैकल्पिक रूप से संचालित आधुनिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख संस्कृत विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन कर रहे हैं। विगत व्याख्यान में हमने पद्मशास्त्री विद्याभूषण महोदय के जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा, ग्रंथ लेखन, पुरस्कार इत्यादि की जानकारी प्राप्त की थी। इसी क्रम में आज हम शास्त्री जी के ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आपकी कृतियों में सर्व प्रमुख, सर्वाधिक सम्मानित एवं लोकप्रिय कृति है लेनिनामृतम। यह 15 सर्गों वाला ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें सोवियत संघ या रूस देश की प्रसिद्ध बोल्शेविक क्रांति के जनक लेनिन को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेनिनो मार्क्सवादस्य ज्ञातश्रेष्ठविचारकः कृषकाणां प्रभुर्नेता श्रमवादस्य भूतले। लेनिनामृतम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का यह 66वां पद्य है। 1975 में पंडित पद्म शास्त्री द्वारा विरचित इस कृति का प्रकाशन विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान द्वारा किया गया। इसे लिखने की प्रेरणा श्री शास्त्री को ब्यावर निवासी प्रसिद्ध कॉमरेड स्वामी कुमारानंद से प्राप्त हुई, जो सन 1913 में लेनिन से दीक्षित हुए थे। कुमारानंद जी से निरंतर संपर्क के कारण साम्यवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर श्री शास्त्री द्वारा लेनिन की जीवनी पर आधारित इस महाकाव्य की रचना की गई। इसके वर्ण विषयों में कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत, रूस देश की प्राकृतिक शोभा, लेनिन का जन्म, छात्र जीवन, साइबेरिया कारावास, नवीन समाजवादी दल की स्थापना, जार तंत्र का पतन, स्वतंत्रता प्राप्ति, लेनिन की गिरफ्तारी, प्राणदंड की घोषणा, क्रेमलिन में लेनिन का स्वागत, देहावसान, भारत रूस मैत्री इत्यादि प्रसंग प्रमुख हैं। इस मौलिक ग्रंथ में महाकाव्य के अनुरूप विषयानुकूल भाषा शैली, प्रभावशाली वर्णन कौशल, समुचित अलंकार संयोजन, वीर रस की प्रधानता, सर्ग योजना, छंदों का प्रयोग इत्यादि विशेषताएं विद्यमान हैं। सर्ग योजना करते हुए इस महाकाव्य में 7 संस्कृत छंदों का प्रयोग अलग अलग सर्गों में किया गया है। इस महाकाव्य को संस्कृत विद्वानों द्वारा प्रचुर प्रशंसा प्राप्त हुई है। महाकाव्य के परंपरागत लक्षणों का निर्वाह करते हुए इस आधुनिक काव्य में विषय की नवीनता और घटनाक्रम की यथार्थता का समावेश पद्म शास्त्री महोदय द्वारा भली भांति किया गया है। इनका जो दूसरा ग्रंथ सुप्रसिद्ध है उसका नाम है स्वराज्यम। ये खंड काव्य है। 5 सर्गों वाले ऐतिहासिक वर्णनात्मक इस खंड काव्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक अंश का वर्णन पंडित पद्म शास्त्री द्वारा संस्कृत छंदों का प्रयोग करते हुए ओजपूर्ण भाषा शैली में किया गया है। राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत इस काव्य में विषयानुकूल वीर रस की प्रधानता है। ब्रिटिशकालीन राजनीतिक इतिहास को स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में प्रस्तुत कर कवि ने तत्कालीन भारतीय जनजीवन का यथार्थ समुपस्थित कर दिया है। भारत की परतंत्रता के कारणों का विवेचन, अंग्रेज़ों के भारत से चले जाना इत्यादि वर्ण विषयों से युक्त स्वराज्यम काव्य में सर्वत्र राष्ट्र के प्रति भावनात्मक लगाव अभिव्यक्त हुआ है। इनकी जो तीसरी कृति है वो है सिनेमा शतकम। पंडित पद्म शास्त्री जी की प्रारंभिक रचनाओं में से एक यह रचना है। इस 100 पद्यों के संकलन के अंतर्गत चलचित्र जगत का जनजीवन पर प्रभाव निरूपित किया गया है। भाषा शैली अत्यंत सरल है और इसका प्रस्तुतिकरण अत्यंत रोचक है, इसीलिए यह कृति अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। 1960 में रचित इस शतक काव्य में युग प्रभाव व्यंजकता दृष्टिगत होती है। एक उदाहरण के तौर पर हम इसका एक पद्य लेना चाहेंगे जिसमें तत्कालीन सिनेमा अभिनेत्रियों के नामों का उल्लेख मिलता है। सुलोचना, नरगिस, हेलनादयो, मीना कुमारी तथैव च
वसन्ति सर्वत्र मोहमय्या नृत्यन्ति गायन्ति सुमोदमानाः। अगला जो ग्रंथ पद्म शास्त्री जी का प्रसिद्ध है वो है चाय शतकम। इनके नाम से इस ग्रंथ को इस प्रकार संपृक्त किया जाता है कि पद्म शास्त्री जी का नाम आने पर चाय शतकम की चर्चा अवश्य ही होती है। हास्य व्यंग्य प्रधान इस काव्य में चाय जैसे प्रचलित पेय का वर्णन करते हुए कवि द्वारा विनोदपूर्ण शैली में इस ग्रंथ की रचना की गई है। ग्रंथारंभ में वर्णित चाय विनियोग वैदिक मंत्र के समान प्रस्तुत है। चायमिति मंत्रस्य लिपटेन ऋषिः दुग्धो देवता शर्करा छन्दः कपप्लेटौ कीलके क्षुधा तंद्रा निवारार्थम मंदाग्नि प्राप्त्यार्थंच चायपाने विनियोगः। यहाँ चाय मंत्र के ऋषि हैं लिप्टन कंपनी जिसकी चाय प्रचलित थी, देवता है दुग्ध देवता, छंद है शर्करा छंद। इस मंत्र का प्रयोजन है क्षुधा तंद्रा का निवारण, मंदाग्नि अर्थात भूख कम लगने की प्राप्ति की जा सके, ऐसा इस चाय पान का चाय के पीने का विनियोग कवि द्वारा वर्णित किया जा रहा है। इस चाय को गंगा नदी के समान, देव नदी गंगा के समान हिमालय से प्रादुर्भूत बताया गया है। और पद्मशास्त्री महोदय ने चायपान की विशिष्टता का बड़ा ही रोचक निरूपण किया है। सोमपानम सुराणांच रक्तपानं तु रक्षसाम मर्त्यलोके मनुष्याणाम चायपानो विशिष्यते। जैसे देवताओं का सोमपान प्रसिद्ध है, राक्षसों का रक्तपान प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से इस मृत्युलोक में रहने वाले मनुष्यों का चायपान भी विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध है। गुरु शिष्याः स्वामिदासाः जटिलाश्चैव मुण्डिनः एकानाश्चायं गोष्ठ्यां रमन्ते गतमत्सराः। गुरु शिष्य स्वामी और दास जटिल यानी जटाओं को धारण करने वाले और मुंडिनः जो केश विहीन हैं, चाय की गोष्ठी में ये सभी एक साथ रमन करते हैं, विचरण करते हैं, आनंद उठाते हैं, मात्सर्य भाव का परित्याग करके। परस्पर कोई ईर्ष्या भाव नहीं रह जाता। एक साथ बैठकर चाय पीने से ऐसा सौहार्द विकसित हो जाता है। कामं वर्षतु पर्जन्यः कामं तपतु भास्करः कामं हिमानलो वातु चायं प्रेयान् हि सर्वदा। कामम प्रचुर रूप से पर्जन्य मेघ वर्षा करें, प्रचुर रूप से ही सूर्य तपा करे, सूर्य अपना प्रकाश दे, और प्रचुर रूप से ही हिम के समान बर्फीली ठंडी हवाएं प्रवाहित हों। और इन सभी मौसमों में, इन सभी ऋतुओं में चाय सदैव ही प्रिय लगने वाली बनी रहे। ये चाय शतकम के कुछ पद्य हैं उदाहरण के लिए जो हमने प्रस्तुत किए। इनकी अगली कृति जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुई अपनी विधा की दृष्टि से भी और अपने कथ्य की दृष्टि से भी, वो है बांग्लादेश विजयम। पंडित पद्म शास्त्री जी के रूपक काव्य के अंतर्गत आने वाला एक अंक का यह व्यायोग कवि के द्वारा रचित है, जिसमें नाट्य शास्त्रीय लक्षणों का निर्वाह करते हुए भी समसामयिक भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश की स्वाधीनता संघर्ष की घटनाओं को कथा वस्तु बनाया गया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक उल्लेखों के साथ ही यह शरणार्थियों की भावात्मक दशा का चित्रण भी यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है, जो कि अत्यंत संवेदनापूर्ण है। इस ग्रंथ की एक पंक्ति देखिए, नूतनस्य अस्य राष्ट्रस्य रक्षा कृते सांप्रतम मुक्ति सेना जवेनुत्थिता। इस नवीन राष्ट्र की रक्षा के लिए अब मुक्ति सेना पूरे वेग से उठ खड़ी हुई है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में सूत्रधार के द्वारा पद्म शास्त्री जी ने अपना संक्षिप्त परिचय भी प्रदान कर दिया है,
जो पूर्णतया प्रामाणिक ज्ञात होता है। इनका अगला जो ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है वो है विश्व कथा शतकम। इसमें 100 कहानियों का संकलन है। विश्व के अनेक देशों में प्रचलित लोक कथा साहित्य में से चुनी हुई 100 कथाओं को संस्कृत भाषा में संकलित इस ग्रंथ में किया गया है। यह ग्रंथ संस्कृत को विश्व साहित्य से जोड़ने वाला अप्रतिम ग्रंथ है। कथा सम्राट पद्म शास्त्री जी का यह ग्रंथ 2 भागों में निबद्ध है, जिसमें सदाचार, नैतिकता, सामाजिकता की प्रेरणा देने वाली बोधगम्य कथाएं निहित हैं। इस ग्रंथ में वर्णित स्वर्ण काकह नामक एक लोक कथा है, जो बर्मा देश की, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, वहाँ की कथा है। और इस कथा को केंद्रीय विद्यालय की पाठ्य पुस्तक में भी सम्मिलित किया गया है। आपकी इन कृतियों के क्रम में अगली कृति है मदीया सोवियत यात्रा। ये एक गद्य कृति है। सोवियत संघ की विदेश यात्रा के वृतांत से संबद्ध इस कृति में विवरणों की प्रधानता है। सरल सुबोधता से युक्त भाषा शैली है। इसकी प्रशंसा देवर्षि कलानाथ शास्त्री द्वारा इसे संस्कृत में अभिनव विधा का प्रयोग बताते हुए की गई है। लेनिनामृतम महाकाव्य के संदर्भ में ही आपकी सोवियत संघ की जो यात्रा हुई थी वो इस ग्रंथ में वर्णित की गई है। अगला आपका ग्रंथ है वेद विज्ञानामृतम। पद्मशास्त्री महोदय द्वारा विरचित यह ग्रंथ वेदों की वैज्ञानिकता का उपस्थापन करते हुए वेद विज्ञान के आधारभूत तत्वों तथा सिद्धांतों को सरल संस्कृत पद्यों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। पंडित मधुसूदन ओझा महोदय के लगभग 200 हस्तलिखित ग्रंथों में निहित वैदिक ज्ञान विज्ञान का सार संक्षेप वेद विज्ञानामृतम का मूल प्रतिपाद्य है। इस ग्रंथ में 1050 अनुष्टुप छंदबद्ध पद्यों को हिंदी अनुवाद सहित प्रस्तुत किया गया है, जिससे वेदों का गंभीर ज्ञान भी सहज सुग्राह्य बन जाता है। पंडित पद्म शास्त्री महोदय द्वारा जयपुर से प्रकाशित भारती नामक संस्कृत की मासिक पत्रिका का बहुत ही दीर्घ अवधि तक संपादन कार्य किया गया। आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से शोध कार्य भी 1986 में संपन्न हो चुका है। वस्तुतः पंडित पद्म शास्त्री आधुनिक युग के ऐसे संस्कृत विद्वान हैं जिनके साहित्य में विद्वता और सुबोधता का दुर्लभ संतुलन मिलता है, जिन्होंने समसामयिक विषयों पर और नवीन विधाओं में साहित्य रचना की तथा वे भाव पक्ष और कला पक्ष का समुचित समन्वय बनाए रखा, जिन्होंने देववाणी संस्कृत की सतत सेवा में संलग्न रहते हुए उसे जन जन तक पहुंचाने का श्रम साध्य कार्य किया। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।